अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। सीवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हों, चाहे आप जस्ट पीएचडी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हों, रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हों, या इवन के उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों। जो सिंगल मोस्ट डॉक्यूमेंट इन सारी जगहों पे आपके काम आता है और बहुत ज़रूरी भी है, वो सीवी ही है। और फिर ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सीवी इतना इम्पोर्टेंट है तो उसमें कम से कम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जिनको हम ये कहें कि सिली मिस्टेक, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत बुरा असर डालती हैं, वो कम से कम ना हो। और देखने वाले को पहली नज़र में आपका सीवी भला भला लगे, वो उसको देखे, उस पर गौर करे और फिर उसमें से चीज़ें ये नहीं है। आप देखें कि एक प्रोफेसर को हो सकता है कि एडमिशन सेशन जब चल रहा होता तो मे बी कि एक सेशन में उसको हंड्रेड्स ऑफ सीवी देखने पड़े और उसको पता नहीं और कितने काम होते हैं। तो जाहिर है वो सबको वो और से नहीं देखता, सबको एक एक करके नहीं पढ़ता, बल्कि उसने कुछ ही चीज़ें चेक करनी होती हैं और उसके बाद वो देखता है कि अच्छा इस सीवी को मज़ीद भी देखना है। तो अगर शुरू में उसे कुछ गलतियां नज़र आएंगी जो बहुत ऑब्वियस होंगी तो वो कहेगा यार ये तो बड़ा केयरलेस बंदा है, इसको ऐसे ही साइड पे कर। अच्छा, इस पे हम फोकस भी काफ़ी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डिस्कशन में हमेशा कोशिश करते हैं कि शामिल करते रहें। अलबत्ता पिछले दिनों ये हुआ कि एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने अपना सीवी रिव्यू करवाने के कोई 25,000 रुपये दिए पाकिस्तानी। मुझे इस पे बड़ी हैरत भी हुई। कि मैंने जब उसके कमेंट देखे जो उसको मिले थे, तो वो कमेंट भी कोई किसी हाल के नहीं थे, उससे तो बहुत अच्छे कमेंट मैं फ्री में देता हूँ। और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फ्री में बहुत अच्छी तरह से आपका सीवी रिव्यू कर देंगे। और फिर ये कि इतने पैसे चार्ज करें, 2-3 हज़ार तो खैर मैंने सुना था पहले भी बहुत सारे लोगों से। तो फिर मैंने सोचा कि एक ज़रा लाइव एग्जांपल के साथ ऐसी वीडियो बना लें जो आपकी इस बारे में हेल्प करे, और आप ख़ुद अपने सीवी को इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर देखें तो आप उसमें बहुत सारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो कम से कम खुद ही आप निकाल सकते हैं। आपको किसी को 25,000 रुपये देने की या किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस डायरेक्शन में ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी, और इसके बाद आप ख़ुद ही अपनी बहुत सारी चीज़ें सीवी से रिलेटेड बेहतर कर सकते हैं। और फिर आप डेफिनेटली हमसे, हमारी जो स्कॉलर स्टॉक की टीम है, और आपको बहुत सारे लोग भी ले जाएंगे जो वॉलंटियरली हेल्प कर रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं, फिर हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल में जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ है, ये एक फ़ेक सीवी बना हुआ है। आप इसको देखते ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये हमने किसी पर्पज़ से ही बनाया। अच्छा, इसमें देखें क्या इश्यूज़ हैं। एक तो ऊपर अगर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है करिकुलम विटा, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नाम होना चाहिए जो कि यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ सिकंदर है। आप तस्वीर देखें तो लगता है कि कोई बेड से उठा है और उसने मुंह भी नहीं धोया। तो सिकंदर भाई की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। खैर ये तो तस्वीर प्रोफेशनल अगर आप लगाएं या आप ना लगाएं, और अगर आप लगाएं तो प्रोफेशनल होनी चाहिए, जैसे आपके पासपोर्ट पे आईडी कार्ड पे पिक्चर्स लगी होती हैं उस तरह की तस्वीर होनी चाहिए। फिर खैर नाम आ गया और एड्रेस, ये चीज़ें आ गई, लेकिन ये इतनी लंबी होगी, इसको आप अगर लाइन की फॉर्म में लेके जाएँ, मैं आपको आगे फॉर्मेट दिखाऊँगा, तो ये इतने ढेर सारी जगह कम करने की बजाय थोड़ी लाइन में भी आ जा सकता है। अच्छा, फिर मैरिटल स्टेटस जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, डोमिसाइल जिसकी अगर आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं, CNIC इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह की चीज़ों की। अब आगे एजुकेशन पे आगे आ जाते हैं। तो एजुकेशन में इन्होंने ये किया है कि मैट्रिक सबसे पहले लिखी। अब हो सकता है कि ये MS के लिए अप्लाई कर रहे हो और डेफिनेटली BS किया हुआ है, ठीक है। तो अगर BS किया तो आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो MS के लिए जब अप्लाई करेंगे तो अगला बंदा ये देखेगा कि आपने BS किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये शो करनी चाहिए। फिर आप देखें कि उनकी डिस्टिंक्शन है फर्स्ट पोजीशन पार्ट 1 में। अच्छा, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अलग अलग करके लिखे हुए हैं, एक और बहुत बड़ा मसला। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में लिखा हुआ है, इतना ये कुछ मचा हुआ है वो मिक्सचर सा कि समझ ही नहीं आ रही कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है। तो दिखने में ही ये कोई, एक तो ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, ये BS पहले होना चाहिए था, ऊपर से ये इस तरह से अरेंज हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी लाइन कहाँ पे किसके साथ। अब फिर एक्स्ट्रा स्किल जो लिखी हुई हैं, चलें इस पे हम आएंगे नेक्स्ट भी। लैंग्वेजेस आई हैं और डिस्टिंक्शंस में टॉपर ऑफ BS पार्ट 1 और टॉपर, और बस ये एंड हो गया। कोई रेफरेंसेस नहीं, कोई और रिसर्च इंटरेस्ट नहीं, कोई और चीज़ नहीं। तो बड़ा ही सिंपल सा। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर आपने तस्वीर और फिर देखें किस तरह की अजीबोगरीब की से स्टाइल में तस्वीर लगी है, जो इसकी आप डिज़ाइनिंग देखें वो आपको देखते ही लग जाएगा कि ये कितनी पुअर डिज़ाइनिंग। तो इसको करते हैं क्लोज़। हम अब जितने CV हैं ये सारे जो लाइव एग्जांपल्स हैं आप दिखाऊंगा, ये सारे बहुत अच्छे CV हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी यूँ समझ लें कि मैंने अपने हिसाब से ये कहा कि इसको इसकी बजाय ऐसे डिज़ाइन करें। तो अगेन ये यूरोपास वाला फॉर्मेट है जो बहुत पॉपुलर है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो यूरोप में अप्लाई करते हैं इसमें जाते हैं।
इसमें भी तस्वीर का ऑप्शन भी है, नाम, फिर अगेन देखें यहाँ पे नाम होना चाहिए था। इसको जब आप डाउनलोड कर लें तो वर्ड फाइल में डाउनलोड करें यूरोपास को, तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है, आप बहुत सारी चीज़ें एडिट कर लेते हैं। और बाकी तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये इन्होंने नेशनलिटी मेंशन कर दी। नेशनलिटी भी इतनी ज़रूरी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा, जो अगर पूछी जाए तो बताएं, और अगर कोई आपसे नहीं पूछ रहा तो डिस्कस करने की ज़रूरत। अच्छा, इन्होंने प्रॉब्ली, अब चूँकि स्टूडेंट का CV है तो उसने अप्लाई करना है एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने जो इनका वर्क एक्सपीरियंस है या जॉब एक्सपीरियंस है उससे शुरू किया। ये पहले नहीं होना चाहिए। आपने एजुकेशन एकेडमिक पोजीशन के लिए जाना है तो आपकी एजुकेशन पहले होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आ गई। BS आपने किस सब्जेक्ट में किया और कहाँ से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए थी, वो आपका CGPA अगर 3.5 से ऊपर है तो लाजमी मेंशन करना चाहिए, और चाहे तो आप अपना थीसिस अगर आपने किया तो उसका टाइटल मेंशन कर दें। अच्छा, फिर ये आगे इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या चीज़ है, आई मीन प्री इंजीनियरिंग, कोई बंदा इसको इंटरनेशनली नहीं अंडरस्टैंड करता, तो आपको मेंशन करना होता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। FSC भी लोग लिखते हैं, FSC भी कोई यूनिवर्सली उसको नहीं जानते। और फिर इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद पेशावर। अब भाई जो FSC होती है वो किसी बोर्ड से होती है, ठीक है, हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड्स होते हैं, तो आपको बोर्ड का नाम लिखना होता है, कॉलेज का नाम नहीं लिखना होता। और उसके बाद खैर इन्होंने जो डिप्लोमे और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखें, आपके ये सेमेस्टर और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, और आपने कब किया उसकी ड्यूरेशन आ जाएगी, जो भी ये इन्होंने सेमेस्टर प्रोजेक्ट किए हैं तो उसके बारे में भी बताया। ये तो ठीक है, यहाँ पे जो टाइटल और ड्यूरेशन और कब की। अब ये आ गई, ये शायद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो अगर उस बंदे को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने में दिलचस्पी होगी आपसे मांग लेगा, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये इसको जस्ट फजूल में लेंथी करें। आप टाइटल दे दें और आप मेंशन कर दें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, उसका जो भी रिपोर्ट बनाई है तो रिपोर्ट जो आथर ने जिसने लिखी, जैसे कब सबमिट हुई, और डेट, ड्यूरेशन आप मेंशन कर दें। अब अगैन ये आगे के सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, तो इसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो ये मुझे ये लग रहा है कि ये जो कोर्सेज़ हैं उन्होंने ऑनलाइन लिए, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट से, मुझे इससे ये लगा। तो इनको आप मेंशन कर सकते हैं कि ऑनलाइन जो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ आपने कोर्स पर किया वो ये यही चीज़ें की हुई। तो इसको आप जैसे ये प्रॉब्ली कोर्सेरा से किया हुआ, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। इसी तरह अब ये सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो ये कि डेट कब हुई थी, ड्यूरेशन कब थी, और प्लेस उन्होंने मेंशन कर दी। अच्छा, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिसर्च टू बी फोकस इन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप देखें इतने सारी चीज़ें लिखी हुई। तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है आप कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी में, किस डिपार्टमेंट में, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और किस प्रोफेसर के पास अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके रिसर्च इंटरेस्ट से कोई एक एरिया चूज़ करना होता है। इतने तो प्रोफेसर्स के नहीं होते बड़े बड़े, तो कोई एक आप रिसर्च इंटरेस्ट में कोई एक एरिया बता दें कि इसमें आप कुछ आगे करना चाहते हैं। और फिर की स्किल्स आ गई, आप रिसर्च रिलेटेड स्किल्स हैं, और अब इसमें ये बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, मैं आऊँगा बाद में कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे हार्ड वर्क है, एबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज प्रॉब्लम है, आपको इसकी कोई प्रूफ देना होता है कि आप जो बात लिख रहे हैं इसके प्रूफ में कोई सप्लाई, जैसे लोग लिखते हैं मैनेजमेंट स्किल, उसकी बजाय आप मेंशन करें कि आपने कोई इवेंट मैनेज किया, उसका नाम दे दें, तो ये बड़ा अच्छा। फिर लैंग्वेज स्किल आ गई। अच्छा, फिर ऑनर्स एंड अवार्ड, जो मेरे हिसाब से ये ऊपर होने चाहिए, एजुकेशन के फ़ौरन बाद आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स होने चाहिए, और उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ ऑनर्स एंड अवार्ड्स आती है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पोजीशन होल्डर इन ओवरऑल ग्रेजुएशन, कोई समझ नहीं आ रही कौन सी ग्रेजुएशन, किस नाम की ग्रेजुएशन। और फिर अगेन ये पोजीशन होल्डर्स डेफिनेटली बोर्ड टॉपर नहीं है, स्कूल में हैं, किस तरह के, कोई मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये कहाँ पे आपने किया, कौन सा अवार्ड जीता, कोई मेंशन नहीं है बिल्कुल, यानी जस्ट नाम कुछ लिख दिए हुए हैं चीज़ों के, ऐसे ही अलग। और रेफरेंसेस वाला खाना बिल्कुल खाली, ये बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेफरेंस मेंशन करें कि आपने आपका कोई एक जानने वाला प्रोफेसर टीचर हो, उसका यहाँ पे लिखा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नाम और डेजिग्नेशन का। तो ये एक आ गया। अब एक और पे चलते हैं। ये एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन है बेसिकली, मैंने इसको पसंद किया। ये डबल कॉलम है, इधर उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी जो डेफिनेटली मैंने छुपा दी, और इसमें अगर आप देखें तो एजुकेशन और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। उनको गोल्ड मेडल मिला तो उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया है। बहुत बेहतरीन ये स्ट्रेटजी है, जो भी आपकी डिस्टिंक्शंस होती हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है कि कोर्सेज़ आपने कौन कौन से स्टडी की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया, खैर जगह भी उनके पास थी। फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में जो कोई और उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें कोर्सेज़ की, फिर इस तरह अपने अवार्ड्स और सर्टिफिकेट और
इस तरह से रेलिवेंट जो भी चीज़ें आप देखें कि उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, तो वो कॉन्फ्रेंसेस भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन था, उन्होंने कोई स्पीच दी, कोई प्रेजेंटेशन दी, ये चीज़ें भी यहाँ पे सारी, और बिल्कुल फॉर्मेट भी बिल्कुल ज़बरदस्त है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है बेसिकली, और कॉन्फ्रेंस का टाइटल आ गया, वो कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज़ की जैसे, और फिर वो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, तो सारा उन्होंने पूरी डिटेल हर एक चीज़ मेंशन किया, कोई बंदा उसको चेक कर सकता है कि हाँ ये हुई है। तो ये फिर पब्लिकेशंस आ गई, तो पब्लिकेशंस में भी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी सी उन्होंने अरेंज की हुई हैं, फर्स्ट अपना नाम बोल्ड किया हुआ है जो भी अगर, और जो चीज़ फिर मिसिंग थी वो रेफरेंसेस प्रॉब्ली यहाँ पे दिए हुए थे जो मैंने इसको हाइड किया। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है अच्छी सी भी। इसी तरह फिर इस पे आते हैं एक और, देखते हैं इधर क्या इशू था। अच्छा, इस पर मैंने कमेंट भी साथ लिखे हुए, तो अगैन आप देख सकते हैं कि तस्वीर की भी जगह थी, ये भी डबल कॉलम है, बहुत अच्छा CV है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। प्रॉब्ली ये जो प्लेस हुई होगी ये छोड़ दी होगी खाली, और फिर इस पर मैंने कुछ सजेशन की तो उन्होंने बाद में ऐड की कुछ चीज़ें इस साइड पे, लगता है ऐसे ही है कमेंट्स। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कि वेबसाइट आपको GCU ज़ाहिर है इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी की वेब एड्रेस दें, आप अपना एड्रेस दे सकते हैं अगर आपका कोई प्रोफाइल बना हुआ है लिंक्डइन पे इस तरह, वो हम आगे देखेंगे किसी ने दिया भी होगा। और फिर आप CGPA मेंशन कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इसको आप जब डाउनलोड कर लें तो ये इतना फील्ड ऑफ स्टडी नेचुरल साइंसेज लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि भाई आपके इन्वायरमेंटल साइंसेज तो नेचुरल साइंसेज, ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने थीसिस किया तो थीसिस टाइटल आप मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें अच्छा, जैसे ये है इंटरमीडिएट, अगेन वही मसला है कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अवार्डिंग इंस्टीट्यूट होता है जो डेफिनेटली बोर्ड होता है, तो आपको वो बोर्ड मेंशन करना चाहिए, जो लोअर बोर्ड था कौन सा था वो भी। इसी तरह का ये मसला इधर भी है। और फिर क्या मसला है, अच्छा यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आप देखें कि जस्ट डेट दी हुई है, और ये मेरा ख्याल है वो प्लेस है जहाँ पे वो हुए। अब कोई ये पता नहीं टाइटल है क्या है, कोई नहीं मेंशन टाइटल, अपना रोल क्या था, इस तरह की कोई भी चीज़। जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो ये भी जस्ट एक टाइटल लग रहा है और प्लेस दी हुई है, ड्यूरेशन, बट तो इसको जब आप उधर अगर ऑनलाइन मुझे लगता है फिल किया हुआ उसको डाउनलोड किया, जब डाउनलोड कर लें तो फिर इसको प्रॉपरली एक फॉर्मेट में लेके जाएं, और ये सारी चीज़ें एक लाइन में आ जाती हैं, एक लाइन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ये पूरा प्रोसेस एक लाइन में आ जाता है। इसको इस तरह से अरेंज कर लें। हॉबीज़ भी आ गई, बिल्कुल ठीक है। इस पर मैंने क्या कमेंट किया है, अच्छा इसमें फिर वर्क एक्सपीरियंस आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग अपनी ड्यूटीज़ लिखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी ये ड्यूटी थी। आई मीन आप जब ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपने ये टीचिंग किया है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि एक टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई भी उसको देख लेगा। लेकिन आपने आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो आपको बतानी चाहिए यहाँ पे कि बीइंग ए टीचर आपने अचीव क्या किया, आपको कोई टीचर अवार्ड मिला, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, को स्टूडेंट ने कुछ कहा, और फिर रेफरेंसेस यहाँ पे भी मिसिंग है। तो बहरहाल एक अच्छा डिज़ाइन था CV का, और उसमें अगेन देखेंगे रेफरेंस यहाँ पे नहीं। फिर ये चलते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सी कोई नई चीज़ हमें मिलेगी, तो आपको इसी तरह की चीज़ें मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए हमें ये मिला, ये कोर्सेज बहुत सारे लिख दिया है। तो बाज़ जगह इन्होंने जो लिखा है रेलिवेंट कोर्सेज, तो प्रॉब्लली ये कि जहाँ पे अप्लाई करना हो उस जगह या जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना हो उससे रेलिवेंट ये कोर्सेज हो तो ये मेंशन कर दें, ये बिल्कुल ठीक है, ये आप कर सकते हैं। कोई पोजीशन ऐसी है उससे रेलिवेंट आप कोर्सेज आपने पढ़े मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट सारे जो कोर्सेज पढ़े होते हैं उसकी लाइन लगा देते हैं, तो वो कोर्सेज लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आपकी उधर से मिल जाएंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट अगर किसी को इंटरेस्ट होगा आप उधर से बता सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक और मसला ये है वो ये कि अब ये MSc है, मुझे लगता है ये 2 साल वाली BSc और उसके बाद 2 साल वाली MSc है। तो इंटरनेशनली आप देखेंगे तो वो मास्टर जिसको कंसिडर करते हैं वो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट होता है, जिसको पाकिस्तान में MPhil कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, तो अब आप आगे अगर कहेंगे तो वो कहेंगे अच्छा एक मास्टर ये हो गया, ऊपर से एक और मास्टर हो गया, ये क्या है। तो इसकी बजाय आपको अगर आप यहाँ पे लिख दें कि ये 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट है, ये 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट है, तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है। इन्होंने बिल्कुल इंटरमीडिएट का टाइटल मैं कहूँगा इसको ज़रा चेंज कर दें, यह हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है। इस तरह छोटी छोटी मिस्टेक। अगेन अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे देखें तो इन्होंने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ लिखा है जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे आपको अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट करनी चाहिए, वरना सिर्फ आप पोजीशन लिख दें और जो भी टाइटल था आपका वो आप मेंशन करें और ड्यूरेशन मेंशन करें और बस, और प्लेस जो भी स्कूल था वो आप मेंशन करें, ऑर्गेनाइजेशन जो भी थी, ये इतना इनफ होता है। अच्छा, फिर ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट, ये मेरा ख्याल है एजुकेशन के फ़ौरन बाद जो एजुकेशन से रिलेवेंट चीज़ें होती हैं
वो आपको यहाँ एजुकेशन के फ़ौरन बाद रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ गए, रिसर्च पब्लिकेशन आ गई, कॉन्फ्रेंसेस प्रोसीडिंग्स आ गई, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आपने अटेंड किए वो आ गए, ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ एजुकेशन के फ़ौरन बाद मुझे इसको इतने लेट नीचे ला के ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर खैर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, हॉबीज़, अगेन रेफरेंसेस आप देखेंगे कि मिसिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये काम आपने नहीं करना, रेफरेंस लाजमी ऐड करना है। फिर चलते हैं कि अच्छा इसमें देखें बहुत सिंपल सा फॉर्मेट, आई मीन कोई आप देखेंगे कि अभी जितने भी आपने देखे हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन के सीवी हैं, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग के लिहाज से कोई पाबंदी नहीं है। आपने बहुत इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई भी डिज़ाइन हो बहुत सिंपल हो, ऐसे वर्ड में बना हो, लेकिन चीज़ें बड़ी क्लियर हो, जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज बहुत क्लियर हो, वो देखने से नज़र आ जाए। अब यहाँ पे देखें जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि ये चीज़ें अगर तो कोई आपसे पूछें कि वो मैरिटल स्टेटस क्या है तो फिर आप मेंशन करें, लेकिन ऐसे ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन क्या है, ठीक है। ये आपको बताने की ज़रूरत है। इससे अच्छा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जस्ट पेज का पेट भरना है तो फिर ठीक है लिख दें। फिर ये बैचलर इन केमिस्ट्री BS हो गया। अब मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी भी ये यहाँ पे आ जाए, ड्यूरेशन बिल्कुल पीछे चली जाए, ये जस्ट अरेंजमेंट का इशू है, ये भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। अलबत्ता अगर थीसिस टाइटल है क्योंकि और कोई रिसर्च इस तरह की एक्टिविटी नहीं है वो आप मेंशन कर सकते। तो इसमें मेरा ख्याल है बस आप देखें हॉबीज़ बहुत सारी आ गई, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जुमला लिखा होता है ना, ये सख्त मुझे इससे बड़ी सख्त चीज़ है कि कोई भी बंदा इस तरह नहीं करेगा। आपने रेफरेंस खुद देना होता है, अगर वो चाहे फिर कांटेक्ट करना तो वो कांटेक्ट कर ले। और फिर देखते हैं, ये मेरा ख्याल है लास्ट एक एग्जांपल होगी। अगेन ये है कि बड़ा अच्छा CV बना हुआ है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये भी हैं कि गूगल स्कॉलर का लिंक दिया हुआ है, और अभी तो देखें जो मेरे पास आ रहा है ये प्रॉब्लली वर्क करना चाहिए, हाँ जी ये वर्क कर रहा है। इसी तरह रिसर्च गेट का लिंक जो है ना ये काम नहीं कर रहा, तो फिर मैंने इस पर कमेंट भी किया कि ये लिंक काम नहीं कर रहा। और आप देखें इस तरह आप लिंक्डइन का दे सकते हैं, रिसर्च गेट का, जो भी लिंक्डइन बेटर है आप देना चाहें, गूगल स्कॉलर का जैसे हो गया वो आप दे सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है समरी। और आई मीन अलबत्ता ये है कि आप जो हेडिंग दे रहे हैं उसको बोल्ड कर दें, ठीक हो गया, ज़रा जो दिखने में ये है ना एकदम वो आई कैचिंग बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी। यहाँ पे CGPA मेंशन नहीं है, तो अगर आपका CGPA अच्छा है तो बिल्कुल आपका CGPA मेंशन होना चाहिए, इससे अच्छा आई मीन और क्या हो सकता है, 3.5 से ऊपर है तो एक ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। और फिर ये देखें कि जो पब्लिकेशंस हैं बड़ा अच्छा इन्होंने जो एक ही कंसिस्टेंसी के साथ एक ही इनका जा रहा है, लेकिन और फिर इसमें एक और जो चीज़ ये है कि जैसे अंडर रिव्यू है तो भी उन्होंने जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो यूज़ किया और फिर ये अंडर रिव्यू लिख दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम कैसे लिखें, हमारी सबमिट है उसको कैसे लिखें, तो ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा क्लियर फॉर्मेट है। आप इस तरह से जो पब्लिश है उसका आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फिर कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस हैं उन्होंने दी हुई है बिल्कुल एक बेहतरीन फॉर्मेट के साथ। अगेन ये है कि ये टाइटल जो उन्होंने दिया है वो बिल्कुल बोल्ड। अब ये कि अब आई वर्कड ऑन दिस एंड दैट, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ड्यूरेशन दे दें, आप टाइटल दे दें और फिर उसके बाद आप प्लेस दे दें और फिर जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब के लिए ही है। यहाँ एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि जो ICT इंस्ट्रक्टर क्या है, आई मीन मुझे नहीं पता ICT इंस्ट्रक्टर क्या है। तो आप जब भी एब्रीविएशन यूज़ करते हैं वो जब पहली दफ़ा यूज़ होती हैं तो उसको कोशिश करें कि एक्सप्लेन कर दें और ब्रैकेट में एब्रीविएशन लिख दें और फिर बाद में आप एब्रीविएशन लिख दें। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही बार लिखनी है तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दें, उसकी फुल फॉर्म लिखें ताकि वो समझ आए कि ये क्या चीज़ है। अगेन फिर वही ड्यूटीज़ आ गई। ड्यूटीज़ ज़रूरी नहीं होती हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी थी, वो आपको मेंशन करना चाहिए। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस आगे के कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, कोई डेट मेंशन नहीं कब किए, किस उसमें किए, किसको सबमिट किया, सच कोई भी प्लेस तो लगता है कि शायद सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। फिर रिसर्च इंटरेस्ट आ गया, बिल्कुल ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर स्किल्स आ गई और अगेन रेफरेंसेस भी। तो ये बड़ा अच्छा CV का एक फॉर्मेट था, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था। अच्छा ये तो काफ़ी सारी लाइव एग्जांपल थी जो मैंने आपको डिस्कस की, आपसे शेयर की। तो इधर से हम कुछ कंक्लूड करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें गलतियाँ जो बहुत सारी होती हैं, जैसे ये कि करिकुलम विटाए उसी को एज ए हेडिंग यूज़ कर देते हैं लोग। तो यहाँ पे नाम होना चाहिए, ये बड़ी यानी ये सबसे पहली चीज़ होती है। दूसरी है स्पेलिंग मिस्टेक्स और बैड ग्रामर। आई मीन अगर आप CV बना रहे हैं उसमें भी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो फिर तो ये एक बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है। और वो स्पेलिंग की मिस्टेक वर्ड ऑलरेडी यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके पास तो वो ऑटो चेक पे लगा तो खुद ही वो बता देता है कि ये गलत है ये। अच्छा फिर आपने देखा कि बहुत सारे ज़्यादातर लोगों ने ये किया कि ड्यूटीज़ मेंशन की हुई, अचीवमेंट्स
तो ये आई मीन ड्यूटीज़ तो अंडरस्टैंड भी की जा सकती है, लेकिन आपको अपनी अचीवमेंट्स बतानी चाहिए। क्या अगर आपने एज ए टीचर काम किया तो एज ए टीचर आपकी अचीवमेंट क्या थी, ख़ास बात क्या थी, और अगर आपने एज ए रिसर्चर काम किया तो एज ए रिसर्चर आपकी अचीवमेंट क्या थी। अच्छा, फिर आपने ये देखा होगा कि जैसे मैंने जिक्र भी किया कि हमें गुड कम्युनिकेशन स्किल हैं और ये आई कैन डू दिस एंड दैट और पता नहीं मैं बड़ा अच्छा टीम प्लेयर हूँ, इसकी बजाय आप उसकी एग्जांपल सप्लाई करें कि टीम प्लेयर हैं तो अच्छा हमने टीम में फ़लाँ काम किया, मैं फ़लाँ टीम में था, हमने ये काम किया, वो बड़ा सक्सेसफुल था। इसका मतलब यह है कि आप टीम को अच्छे से साथ लेके चल सकते। अब ये आता है पुअर फॉर्मेट। इसमें दोनों चीज़ें, एक तो ये है कि जैसे आपने वो इमेज वाला देखा था, आई मीन उसका फॉर्मेट बड़ा ही जो स्ट्रेंथ था, ये तो डिज़ाइन बहुत सिंपल और अजीब सा, और दूसरा ये है कि ओवर डिज़ाइनिंग हुई हो, हर एक चीज़ बोल्ड की हुई हो, हर एक पता नहीं किस तरह से हो। अब जैसे ये देखें बहुत सिंपल फॉर्मेट है, कोई यानी ये लगता है जैसे वर्ड में बना, लेकिन ये अच्छा है, ठीक है। इसी तरह ये भी अगर आप ज़रा देखें तो ये भी बड़ा अच्छा, जो सिंपल लगता है कि वर्ड में बना हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा फॉर्मेट है। तो ओवर डिज़ाइनिंग भी ना हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, और बहुत ही यानी बेढंगी सी चीज़ें भी ना पड़ी हो कि समझ ही ना आए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो इसका ख्याल रखें। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ा मसला जो हम पाकिस्तानी करते हैं वो ये है कि हम एक सीवी बना लेते हैं, फिर क़यामत तक उसको छेड़ते नहीं हैं। फिर चाहे जॉब के लिए अप्लाई करना है, चाहे किसी इंडस्ट्री में जॉब करनी, चाहे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब करनी, चाहे पीएचडी के लिए, वो सारी जगह कहीं टीचिंग करनी, सारी जगह वही सीवी भेजते। ये काम आपने नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपने हर पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने सीवी को एडजस्ट करना है। और फिर कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस वो सबसे पहले मेंशन करें। आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आप उससे रेलिवेंट एजुकेशन एक्सपीरियंस मास्टर होगा वो पहले मेंशन करें। तो इस तरह से आपको करना। फिर आपने लंबा भी नहीं बनाना, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देखें। आपने इस तरह से बनाना है, आगे आएगा भी कि बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो फ़ौरन नज़र आ जाएँ, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आ जाएँ 2-3 पेजेस पे, 4 पेजेस पे से ज़्यादा ना हो। फिर यह है कि रेफरेंसिंग के स्टाइल में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपने पहले भी देखा, जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा, तो रेफरेंसिंग का स्टाइल को एक सेट कर लें और फिर पूरे सीवी में वही आप यूज़ करें, और बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर जैसे हमने देखा कि एफएससी बीएससी लिखा हुआ है 2 साल का, इस तरह इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, जैसे पता नहीं क्या, तो फिर बाज़ दफ़ा लोग डिवीजन लिख देते हैं, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, तो वो भी अंडरस्टूड नहीं होती। सीजीपीए तो वेल अंडरस्टूड है, अगर वो नहीं है तो परसेंटेज आप लिख दें। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आपको सोचना चाहिए कि जो यूनिवर्सली अंडरस्टूड हों, कि आई मीन ऐसी चीज़ हो जो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा भी देखे तो उसको वो पढ़े तो समझ आ जाए कि हाँ भाई इसका ये मतलब हो सकता है। तो इसका ज़रूर। अच्छा, स्कैनेबल, आई मीन नॉट स्कैनेबल से मुराद ये है कि अब फ़र्ज़ करें एक बंदे ने 100 सीवी एक दिन में बैठ के देखने, तो ज़ाहिर है वो सीवी ओपन करेगा और देखेगा ठीक है अच्छा दिख रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ गई, तो हो सकता है वो आगे भी चीज़ें देखे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उसको एकदम उसको चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं सही जाके, तो वो उसको बड़ी तकलीफ़ होगी, वो फिर उस पर इतना गौर नहीं करेगा, उस पर टाइम नहीं लगाएगा, वो ओपन करेगा, क्लोज़ करेगा, बस ठीक है चले जाए। तो इस तरह होना चाहिए कि बड़े इजीली जो भी फ़र्ज़ करें आपने किसी जगह अप्लाई करना है, और उस एप्लीकेशन के लिहाज से जो भी डेटा है वो जो भी बंदा ओपन करे तो उसको ऑलरेडी मिले। और फिर आपको फीडबैक लाजमी लेना चाहिए अपने किसी सीनियर से। फ़र्ज़ करें आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो आप एक सीवी डिज़ाइन करें और किसी फुल ब्राइट एप्लीकेंट से, जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट, उससे आप पूछें भाई कि ये सीवी है, इसको आप एक दफ़ा देखेंगे। आपको बहुत लोग मिलेंगे सोशल मीडिया पे जो बिल्कुल फ्री आपका सीवी देख देंगे और आपको उस पर फीडबैक दे देंगे। फिर अपने टीचर से पूछें, कोई इस डायरेक्शन में जो एक्टिव हमारी स्कॉलर्स टॉक की टीम है उससे आप कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, बिल्कुल फ्री में आपको फीडबैक लाजमी मिल जाएगा। और फिर ये रॉन्ग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें की भी मैंने कोई एग्जांपल तो लाजमी डाली हुई थी। इसमें ये होता है कि जब आप नंबर लिखते हैं तो 0300 समथिंग, आप कोई कोड नहीं, कोई पता नहीं ये व्हाट्सएप है क्या है, आपका कॉल नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो ये इस तरह की चीज़ों इनका ख्याल रखा करें। अच्छा, इस तरह के जो आते हैं पता नहीं पापा की princess@gmail.com, पापा का लाडला, तो इस तरह के ईमेल एड्रेसेस नहीं, आपके नाम से होना चाहिए। तो अगला बंदा उसको अगर सर्च करे, पहली बात तो ये कि ईमेल एड्रेस अगर आप यूनिवर्सिटी के हैं तो आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस लें। अगर नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली इसी तरह जीमेल पे बना लें, लेकिन वो आपके नाम से। और फिर इररेलेवेंट एक्सपीरियंस जो उस पोजीशन से जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उसके काम की नहीं, तो उसकी एक लंबी लिस्ट भी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इनका ख्याल रखें तो आपका सीवी बहुत अच्छा बन जाएगा और बड़ा इम्पैक्टफुल बनेगा, और आप ख़ुद भी अपना सीवी एक नज़र देख के तो ये सारी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।